Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 12th April 2023. Let's begin today's MCQ session for upcoming AIMS NORCET exam. Our first question is size of pupil varies between हमारे आंखों की जो पुतली होती है उसका साइज कितना होता है ये आपको बताना है 3 to 5 mm, 2 to 6 mm, 1.5 to 8 mm या फिर 1 to 10 am और सॉरी mm। जब तक आप इसका आंसर दीजिए मैं यहाँ पर आई का स्ट्रक्चर बना देता हूँ जिससे आपको एग्जैक्टली प्यूपिल कैसी होती है कहाँ होती है इसका आइडिया मिल जाएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर के अंदर टोटल 10 mm होते हैं, 10 मिलीमीटर्स होते हैं। यहाँ पर आइस के प्यूपिल का जो साइज है 1.5 से 8 mm के बीच में होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा, हमारी आइस के अंदर ये जो सेंटर पार्ट आप देख रहे हैं इसके बिल्कुल बीच में छोटा सा डार्क एरिया, ब्लैक एरिया, जहाँ से लाइट रेज हमारी आइज के अंदर एंट्री लेते हैं, इसे ही हम प्यूपिल के नाम से जानते हैं। हमारी आंखों के काले, भूरे या नीले वाले हिस्से के बिल्कुल बीचों बीच एक छोटी सी ओपनिंग होती है, जहाँ से लाइट रेज हमारे आंखों के अंदर रेटिना पर पहुंचती हैं, इसे प्यूपिल कहा जाता है। इस प्यूपिल का जो साइज है वो 1.5 से 8 mm के बीच में नॉर्मल होता है। आइस का जो ये कलर्ड पार्ट आप देख रहे हैं जो कि यहाँ पर हमने ब्लू कलर से ड्रॉ किया है, ब्लू लाइनिंग से ड्रॉ किया है, इसे आइरिस कहते हैं। आंखों का कलर्ड पार्ट जो कि भूरा, काला, नीला कुछ भी हो सकता है, ये आइरिस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a patient presents to the emergency with a history of multiple bee sting and a blood pressure of 80 by 50 mm of Hg he is having। किसी पेशेंट को बहुत सारी मधुमक्खियों ने काट लिया यानी बी स्टिंग हो गया। अब इस पेशेंट का हॉस्पिटल में जब बीपी चेक किया गया तो वो 80 बाई 50 mm ऑफ Hg आ रहा था जो कि काफ़ी कम है। इस सिचुएशन के बिहाव पर आप ये बताएं कि क्लाइंट को किस प्रकार का शॉक हुआ है। हाइपोवॉलीमिया, स्पाइनल, हेमरेजिक, एनाफाइलैक्टिक। Important point and important medical condition too। The right answer is option D। अगर किसी क्लाइंट को किसी फूड से एलर्जी थी और उसने वो खा लिया या फिर किसी प्रकार के इंसेक्ट ने उसे बाइट कर लिया, कोई कीड़ा काट लिया या फिर मधुमक्खियों ने उसे काट लिया, या फिर ऐसी कोई मेडिसिन जैसे कि पेनिसिलिन आदि को बिना एलर्जी टेस्ट के हमने लगा दिया। इस सिचुएशन के अंदर क्लाइंट की बॉडी में जो रिएक्शन होती है उसे हम एनाफाइलैक्टिक टाइप की रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा सीवियर एलर्जिक रिएक्शन होती है और अगर सही समय पर पेशेंट को हॉस्पिटल लाकर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो 100% क्लाइंट की डेथ होना फिक्स है। इस सिचुएशन के अंदर जो मेडिसिन हम यूज़ करते हैं एनाफाइलैक्टिक शॉक को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग हम यूज़ करते हैं उसे एपिनेफ्रिन के नाम से जानते हैं। इसे आप एपिनेफ्रिन का नाम देते हैं या फिर इसे एड्रेनालिन के नाम से भी जाना जाता है। चाहे कुछ भी कह दीजिए, ये दोनों ही नाम इसी ड्रग के हैं और ये ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में इस्तेमाल की जाती है इन केस ऑफ एनाफाइलैक्टिक शॉक कंडीशन।
Next question is cytokinase is secreted by except, इन चारों में से किस के द्वारा साइटोकाइनेस का सिक्रीशन नहीं किया जाता? आरबीसी, न्यूट्रोफिल्स, बी लिम्फोसाइट्स, मास्ट सेल्स। साइटोकाइनेस होता क्या है, इससे पहले जान लेते हैं, फिर इसके आंसर की बात करेंगे। साइटोकाइनेस बेसिकली एक प्रोटीन है जो कि हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम और ब्लड सेल्स की सेल्स को कंट्रोल करता है। जैसे ही बॉडी में कहीं पर कोई इन्फेक्शन कॉजिंग सब्सटेंस आया तो इन साइटोकाइनेस का रिलीज होता है और ये साइटोकाइनेस इम्यून सिस्टम को जाकर मैसेज देते हैं, तब इम्यून सिस्टम अपना काम शुरू करता है। तो बेसिकली ये आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करवाने का काम करते हैं और इनका जो सिक्रीशन है वो न्यूट्रोफिल्स, बी लिम्फोसाइट्स और मास्ट सेल्स के द्वारा किया जाता है। आरबीसी साइटोकाइनेस का सिक्रीशन नहीं करती हैं, इस चीज को गौर करिएगा क्योंकि यहाँ पर एक्सेप्ट का क्वेश्चन था। अगर हम बात करें तो हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी ऐसी सेल्स हैं जो कि साइटोकाइनेस का प्रोडक्शन करवाती हैं, जिसमें मैक्रोफेजेस लाइक बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, मास्ट सेल्स, इसके अलावा एंडोथेलियल सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट और स्ट्रोमल सेल्स आदि भी साइटोकाइनेस का सिक्रीशन करवाती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंटी प्लेटलेट ड्रग्स की। एंटी प्लेटलेट ड्रग्स, एंटी प्लेटलेट ड्रग्स वह ड्रग्स होती हैं जो कि प्लेटलेट सेल्स की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देती हैं और प्लेटलेट सेल्स की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी तो क्लॉटिंग प्रोसेस भी स्लो हो जाएगा। मान लीजिए किसी जगह पर ब्लीडिंग हो रही है तो उस जगह पर प्लेटलेट्स जाकर आपस में चिपक जाती हैं, जुड़ जाती हैं, एग्रेशन कर लेती हैं, एडेसिवनेस शो करती हैं, जिससे कि उस जगह पर एक क्लम्प बन जाता है और ब्लीडिंग रुक जाती है। लेकिन अगर आप किसी क्लाइंट को ऐसी कोई मेडिसिन दे दें जो कि प्लेटलेट्स की एक्टिविटी को कम कर दे, तो प्लेटलेट्स आपस में जुड़ नहीं पाएँगी, वहाँ पर एग्रेशन नहीं होगा, एग्लूटिनेशन जैसी प्रोसेस नहीं होगी और ब्लीडिंग नहीं रुक पाएगी। इस प्रकार की मेडिसिन्स का इस्तेमाल जनरली एमआई के पेशेंट्स में किया जाता है। जिन लोगों को मायोकार्डियल इंफ्राक्शन या हार्ट अटैक हुआ है, उन्हें प्रोफाइलेक्टिकली पूरे लाइफ लॉन्ग एंटीप्लेटलेट ड्रग्स दी जाती हैं। एग्ज़ाम्पल की बात करें तो एस्पिरिन। एस्पिरिन जिसे आप एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, नोट कर लीजिएगा। एस्पिरिन को हम एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। ये 75 एमजी और 150 एमजी की डोज के रूप में अवेलेबल है और एमआई पेशेंट्स को लाइफ लॉन्ग ये टैबलेट लेनी पड़ती है ताकि उनकी ब्लड वेसल्स में किसी प्रकार की एबनॉर्मल क्लॉटिंग ना हो, जिससे हार्ट में ब्लड सप्लाई की रुकावट ना हो पाए। अगर किसी क्लाइंट के अंदर एक्सेसिव डोज ऑफ एस्पिरिन हो जाता है तो उसके अंदर इंटरनल ब्लीडिंग होने का रिस्क बढ़ जाता है। जैसे कि क्लाइंट में आपने जीआई ब्लीडिंग हो सकती है और इस ड्रग के साथ ही आपको टिनिटिस जैसी कॉम्प्लिकेशन भी देखने को मिल सकता है, यानी क्लाइंट को कानों में घंटी जैसी लगातार आवाज़ें सुनाई देंगी, ये इसका साइड इफ़ेक्ट है। और अगर आपने इस मेडिसिन को छोटे बच्चे को चिकन पॉक्स डिजीज़ हुआ उसके साथ दे दिया, तो उसके अंदर रेस सिंड्रोम जैसी कंडीशन होने की संभावना रहती है। ये सभी पॉइंट्स यहाँ से इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a nurse is observed a marked inflammation of gums along with resection and bleeding of the gums, it is known as। किसी पेशेंट के गम्स से मसूड़ों से ब्लीडिंग हो रही है और वहां पर इन्फ्लामेशन भी है, तो इस कंडीशन को आप क्या कहेंगे? मसूड़ों में सूजन और खून का आना किस कंडीशन द्वारा डिनोट किया जाएगा? ग्लोसाइटिस, कैरीज, चिलोसिस या फिर ग्लोसाइटिस? ऑप्शन ए में जो ग्लोसाइटिस वर्ड दिया गया है,
ये इन्फ्लामेशन ऑफ टंग के होने को बताता है। इट इज इन्फ्लामेशन ऑफ टंग। जीभ में सूजन का होना ग्लोसाइटिस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरीज। कैरीज शब्द का इस्तेमाल हम दांतों में डिके होने को बताते हैं। अगर मान लीजिए किसी के दांत खराब हो गए हैं, टूट कर गिर रहे हैं, घिस गए हैं, तो इसे हम डेंटल कैरीज या टूथ कैरीज के नाम से जानते हैं। यहाँ पर लिख लीजिएगा, इट इज कॉल्ड टूथ डिके, दांतों का कमजोर होकर टूटना। चिलोसिस शब्द का इस्तेमाल माउथ के कॉर्नर्स पर लिप्स के आसपास अल्सरेशन होने को बताता है। अगर किसी क्लाइंट के होठों के आसपास अल्सर फॉर्मेशन हो जाए तो ये चीज चिलोसिस है। यहाँ पर नोट कर सकते हैं आप, अल्सरेशन एट कॉर्नर ऑफ लिप्स, दिस इज कॉल्ड चिलोसिस। अब आपके पास एक ही ऑप्शन बच रहा है जो कि यहाँ सही आंसर भी है। मसूड़ों में सूजन होना और ब्लीडिंग होना पेरियोडोनाइटिस कंडीशन कहलाती है। पेरियोडोनाइटिस कंडीशन इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द गम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज interstitial implantation of fertilized ovum is completed। fertilized ovum का complete implantation किस दिन हो जाता है? 5th डे पर, 2nd डे पर, 11th डे पर, 20th डे पर? The right answer is option C। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बाद जो ओवम है यूट्रस के अपर और पोस्टीरियर सेगमेंट में आकर इम्प्लांट होता है, और फर्टिलाइजेशन के छठे दिन इम्प्लांटेशन का प्रोसेस शुरू होता है और 11वें दिन ये कंप्लीट हो जाता है। तो इम्प्लांटेशन का प्रोसेस जो है छठे दिन शुरू होगा और 11th डे कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मास्ड गारमेंट इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ। मास्ड गारमेंट का उपयोग इनमें से किस कंडीशन के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है? एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, हेमरेजिक शॉक, इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन, पैराप्लेजिया? इस क्वेश्चन को एम्स नॉर्सेट एग्जाम ने इमेज बेस्ड क्वेश्चन के हिसाब से पूछा था। अब ये क्वेश्चन फिर से पूछा जा सकता है, चाहे इसका पर्पस हो, फुल फॉर्म हो या इमेज हो। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, हेमरेजिक शॉक। काफी इंटरेस्टिंग है ये चीज, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। मास्ड गारमेंट का फुल फॉर्म होता है मेडिकल एंटी शॉक ट्राउजर्स। मेडिकल एंटी शॉक ट्राउजर्स, इसे हम मिलिट्री एंटी शॉक ट्राउजर्स के नाम से भी जानते थे, या फिर आप इसे न्यूमेटिक एंटी शॉक गारमेंट या न्यूमेटिक एंटी शॉक गारमेंट के नाम से जानते हैं। एक्चुअली इसे एक सीन से समझिए, तब इस कपड़े की उपयोगिता आपको अच्छे से क्लियर होगी। जब आर्मी की लड़ाई चल रही होती थी, तब मान लीजिए किसी सोल्जर को गोली लग गई। अब जिस जगह पर बुलेट लगी है वहां से बहुत ज्यादा सीवियर ब्लड लॉस हो सकता है, तो उसके बॉडी के अंदर ब्लड की कमी होगी, फ्लूइड की कमी होगी। तो इस सिचुएशन में गोली लगते ही उसे इस तरह के गारमेंट्स पहना दिए जाते थे जिसके अंदर हवा भरने का स्पेस होता था, और इसे पहनाकर उस लोअर बॉडी में हवा भर दी जाती थी। इस गारमेंट को पहनाकर इसके अंदर हवा भर दी जाती थी, जिससे जिस जगह पर गोली लगी है वहां पर कंप्रेशन पड़ता था,
ब्लीडिंग रुक जाती थी और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड लोअर एक्सट्रीमिटी से एब्डोमेन या पेल्विक एरिया से अपर बॉडी की तरफ मूव होता था, यानी कि जो वाइटल पार्ट्स है हमारे लंग्स और ब्रेन है, इस तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड पहुँचता था। इस पर्पज़ से ये कपड़े डिज़ाइन किए गए थे। एक बार फिर से समझिएगा, यहाँ डायग्राम में देखकर आप ये देखिए कि एक पैंट जैसा स्ट्रक्चर है, जो कि एब्डोमेन एरिया, पेल्विक एरिया को कवर कर रहा है। यहाँ पर एक पोर्ट होता है जिससे हम एयर इसके अंदर फिल कर सकते हैं। अब मान लीजिए कोई शॉक का पेशेंट है या फिर ऐसा कोई पर्सन है जिसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई है, चाहे वो एक्सीडेंट के कारण हो या बुलेट लगने के कारण हो, किसी भी पर्पज़ से हो सकता है। अब इस पेशेंट को हमने ये मास्क गारमेंट पहनाकर इसे इन्फ्लेट कर दिया, यानी इसमें हवा भर दी। अब इसके लोअर एक्सट्रीमिटी और एब्डोमेन वाले एरिया पर हवा के कारण दबाव पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो ब्लड है वो ऊपर की तरफ रहेगा, यानी कि वाइटल ऑर्गन्स, ब्रेन, लंग्स आदि के पास रहेगा और पर्सन के सर्वाइवल के चांस बढ़ जाएँगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अनुसार इस गारमेंट का जो उपयोग है हेमरेजिक शॉक वाले पेशेंट्स को ट्रीट करने में किया जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिसेमोइड बोन इज। सिसेमोइड बोन का एग्जाम्पल इनमें से कौन सी बोन है? पटेला, रेब्स, हायोइड, स्टेपीज। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, पटेला। हमारे लोअर लेग के अंदर नी जॉइंट के ऊपर जो बोन पाई जाती है उसे हम सिसमोइड बोन के नाम से जानते हैं। हमारे घुटने के ऊपर जो चपटी बोन पाई जाती है उसे पटेला कहते हैं और ये सिसमोइड बोन का एग्जाम्पल है। सिसमोइड बोन्स की पहचान आप इस तरह से कर सकते हैं कि ये बोन्स जनरली टेंडन या मसल्स के ऊपर पाई जाती हैं और लॉन्ग बोन्स को क्रॉस करते हुए इसके ऊपर सिचुएटेड रहती हैं। दिस इज द आइडेंटिफिकेशन टेक्निक टू फाइंड आउट द सिस्मोइड बोन्स इनटू द बॉडी। Patella is one of the sesamoid bone. Next question is G6PD deficiency is classified in the following trait. G6PD deficiency किसके तहत क्लासिफाई किया जाता है? क्या ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है डिसऑर्डर है, डोमिनेंट एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है या फिर रिसेसिव सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है? प्रीवियस एग्जाम में G6PD डेफिशिएंसी से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, रिसेसिव सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। G6PD डेफिशिएंसी जो है रिसेसिव सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। आइए इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? G6PD का फुल फॉर्म है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ये इसका फुल फॉर्म है और ये एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। क्या है ये? एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। आपने हीमोफीलिया के बारे में पढ़ा होगा, कलर ब्लाइंडनेस के बारे में पढ़ा होगा। हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस दोनों ही एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर हैं। उसी कैटेगरी में ये G6PD भी क्लासिफाई किया जाता है। अब बात करते हैं कि इस G6PD डेफिशिएंसी डिजीज के अंदर होता क्या है। G6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी के कारण जो हमारी आरबीसीज हैं वो प्रभावित होती हैं।
और आरबीसी हमारी बॉडी में ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए ज़रूरी है। जिन बच्चों में G6PD डेफिशिएंसी होती है, उनमें एक एंजाइम अ, बनता है जो कि आरबीसी को समय से पहले ही डेड करवा देता है, जिससे बॉडी में आरबीसी की कमी हो जाती है और ऑक्सीजन का प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाता। यही है G6PD डेफिशिएंसी डिजीज़। यहाँ पर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं G6PD जेनेटिक डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर है और इस कंडीशन के होने पर हमारी आरबीसी प्रभावित होती हैं। अ, इस डिजीज़ के अंदर प्रीमैच्योर आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है। इंक्रीज़ ब्रेकडाउन ऑफ प्रीमैच्योर आरबीसी और आरबीसी नहीं होंगी तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। दिस इज़ ऑल अबाउट इम्पोर्टेंट G6PD डेफिशिएंसी कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट डज़ सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ? हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में सेंट्रल नर्वस सिस्टम में किसे इंक्लूड किया जाता है? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड या स्पाइन ओनली? एक्सीलेंट गाइस, द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों स्ट्रक्चर्स को इंक्लूड करते हैं। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टुगेदरली फॉर्म्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन। इनमें से जो पेयर रॉन्गली मैच है उसे आपको सेलेक्ट करना है। ऑप्शन ए, gigantism due to growth hormones overproduction in children। अगर बच्चों में ग्रोथ हार्मोन का ज़्यादा निर्माण हो जाए तो इससे गिगेंटिज्म हो सकता है। ऑप्शन बी, एक्रोमेगैली, जीएच ओवर प्रोडक्शन इन अडल्ट। अडल्ट्स के अंदर ग्रोथ हार्मोन का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होने पर एक्रोमेगैली जैसी कंडीशन हो सकती है। ऑप्शन सी, कुशिंग सिंड्रोम, ओवर प्रोडक्शन ऑफ ACTH। एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन का एक्सेसिव प्रोडक्शन कुशिंग सिंड्रोम कॉज कर सकता है। ऑप्शन डी, साइमंड्स डिजीज, ओवर प्रोडक्शन ऑफ ऑल पिट्यूटरी हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड के सभी हार्मोन्स अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में बनने लगें तो ये साइमंड्स डिजीज है। विच ऑप्शन इज इनकरेक्ट? चूज दैट वन। वन बाय वन सभी ऑप्शंस की बात करते हैं। देखिए, अगर किसी बच्चे के अंदर, चाइल्ड के अंदर ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन नॉर्मल से ज़्यादा होने लगे तो उस बच्चे की जो हाइट है, बॉडी ग्रोथ है, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। बच्चा बहुत ही लंबा चौड़ा होगा और इस कंडीशन को गिगेंटिज्म कहते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पर आपको इनकरेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, इस चीज़ को याद रखिएगा। सेकंड हम बात करते हैं एक्रोमेगैली कंडीशन का। अगर 18 साल की उम्र होने पर बोन्स में मौजूद एपिफाइसियल प्लेट्स क्लोज हो जाएं और उसके बाद ग्रोथ हार्मोन का ज़्यादा निर्माण होने लगे तो इससे बच्चे की, पर्सन की हाइट तो नहीं बढ़ती है, लेकिन उसकी जो फिंगर्स हैं, नोज़ हैं, वो नॉर्मल से काफ़ी लंबी हो जाती हैं। साथ ही साथ उसका जो फॉरहेड है, उसका फेस है, वो चपटा और चौड़ा हो जाता है। ये चीज़ें यहाँ देखने को मिलती हैं और ये कंडीशन एक्रोमेगैली है, जो बिल्कुल सही ऑप्शन भी है, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन सी के अंदर कहा गया है कि अगर ACTH का ओवर प्रोडक्शन हो जाए तो इससे कुशिंग सिंड्रोम हो जाएगा। ये बात भी बिल्कुल सही है, इसलिए ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा।
फाइनली हमारे पास लास्ट ऑप्शन डी बचता है, जो कि साइमंड्स डिजीज के बारे में कह रहा है। अगर हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा बनाए जाने वाले सारे हार्मोन्स, चाहे वो एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा बनाए जा रहे हों या पोस्टीरियर पिट्यूटरी के द्वारा बनाए जा रहे हों, इन सभी का एक्सेसिव अमाउंट में प्रोडक्शन होने लगता है, तो हम इसे साइमंड्स डिजीज नहीं कहते हैं। इट इज अ इनकरेक्ट ऑप्शन। साइमंड्स डिजीज के अंदर हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपो फंक्शनिंग स्टेट में चली जाती है, यानी कि वो हार्मोन्स का प्रोडक्शन कर ही नहीं पाती। ये चीज साइमंड्स डिजीज होती है, और इस कंडीशन को आप टोटल एब्सेंस ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन या पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म के नाम से भी जानते हैं। यहां पर लिख लीजिएगा आप चाहें तो। साइमंड्स डिजीज के अंदर डिक्रीज हार्मोन, सारे हार्मोन्स प्रोडक्शन कम हो जाता है, और इसे हम पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म के नाम से जानते हैं। पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म यानी पिट्यूटरी ग्लैंड का फंक्शन कम हो जाना साइमंड्स डिजीज है। साइमंड्स डिजीज मींस लेस प्रोडक्शन ऑफ ऑल पिट्यूटरी हार्मोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, when an infant turns head towards any object that touches the cheek is known as। जब किसी छोटे बच्चे के गालों पर आप किसी ऑब्जेक्ट या अपनी फिंगर्स को टच करते हैं, तो जिस तरफ आपकी फिंगर्स होती हैं उसी तरफ ये बच्चा अपने माउथ को टर्न कर लेता है, घुमा लेता है। इस प्रकार की रिफ्लेक्स कंडीशन को आप क्या कहेंगे? रूटिंग रिफ्लेक्स, बेबिंस्की रिफ्लेक्स, टॉनिक नेक रिफ्लेक्स, मोरो रिफ्लेक्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, रूटिंग रिफ्लेक्स। किसी न्यूबॉर्न बेबीज के चीक एरिया पर, लिप्स एरिया पर जब भी किसी ऑब्जेक्ट से टच किया जाता है, तो ये उस ऑब्जेक्ट की तरफ अपने हेड को टर्न करके सकिंग मूवमेंट शुरू कर देता है, जिसे रूटिंग रिफ्लेक्स कहा जाता है। अगर बच्चे में जन्म के साथ ही ये रूटिंग रिफ्लेक्स मौजूद है, तो इसका मतलब है कि बच्चा हेल्दी है और इजीली इसे ब्रेस्ट फीडिंग करवाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, while caring for a patient of bronchial asthma, you identify that the patient's respiratory condition has become critically worse when। किसी ब्रोंकियल अस्थमा वाले पेशेंट में नीचे बताए ऑप्शंस में से कौन सी फाइंडिंग मिलने पर आप ये मानेंगे कि पेशेंट की स्थिति पहले से बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है? पेशेंट इज नाउ बिकम क्रिटिकली वर्स। ऑप्शन ए, देयर इज एन इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ वीजिंग। अगर क्लाइंट में एक्सपायरेशन के दौरान जो विस्लिंग या वीजिंग साउंड आ रहा है वो बहुत ज़्यादा हो जाए, तब। ऑप्शन बी, देयर इज अ डिक्रीज इन ब्रेथ साउंड ऑल ओवर द चेस्ट। पेशेंट में ब्रेथ साउंड का असेसमेंट करने पर आपको ब्रीथ साउंड बहुत ही कम सुनाई देने लगे चेस्ट में किसी भी जगह से असेसमेंट करने पर, तब। या फिर क्रिपिटेशन एंड वीजिंग बोथ आर प्रेजेंट। क्रिपिटेशन और वीजिंग दोनों ही यदि मौजूद हैं। ऑप्शन डी, द पेशेंट सेज आई एम फीलिंग मोर ब्रेथलेस देन। पेशेंट कहे कि मुझे सांस नहीं आ रहा है, मैं ब्रेथलेस हो रहा हूं, तब। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अपकमिंग एम्स नॉर्सेट एग्जाम। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। जब अस्थमैटिक पेशेंट में आप ब्रीथ साउंड का असेसमेंट करेंगे और इस ब्रीथ साउंड की जो साउंड है वो अगर पूरे चेस्ट पर अलग अलग जगह से असेस करने पर आपको बहुत कम मिलती है, तो ये चीज़ बताएगी कि आपका पेशेंट बहुत ही मुश्किल स्थिति में है, इसे
बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। ब्रीथ साउंड्स का पूरे चेस्ट में सभी जगह पर डिक्रीज आना सीवियरिटी ऑफ डिजीज को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑस्मोरिसेप्टर्स आर लोकेटेड इन। हमारी बॉडी में ऑस्मोरिसेप्टर्स कहाँ पर पाए जाते हैं? राइट एंड लेफ्ट एट्रियम में, कैरोटिड आर्टरीज के अंदर, हाइपोथैलेमस में या फिर एरोटिक आर्च में। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। हमारी बॉडी के टेम्परेचर कंट्रोलिंग सेंटर यानी हाइपोथैलेमस में ही ऑस्मो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ऑस्मो रिसेप्टर्स क्या है, ये क्या काम करते हैं? तो नोट कर लीजिएगा, ऑस्मो रिसेप्टर्स हमारी बॉडी के अंदर ऑस्मोलैलिटी ऑफ ब्लड को कंट्रोल करते हैं। इट कंट्रोल्स ऑस्मोलैलिटी ऑस्मोलैलिटी ऑफ ब्लड। हमारे ब्लड की ऑस्मोलैलिटी को कंट्रोल करने वाली जो स्ट्रक्चर है वो हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस में पाई जाती है, जिसे ऑस्मो रिसेप्टर्स का नाम दिया जाता है। अब ये ऑस्मोलैलिटी होता क्या है? ब्लड के अंदर मौजूद सभी केमिकल कंटेंट, ब्लड सेल्स, एलिमेंट्स आदि की मात्रा को ऑस्मोलैलिटी कहते हैं। ब्लड जो है प्लाज्मा और ब्लड सेल से मिलकर बना सब्सटेंस है। अब इस ब्लड के अंदर लिक्विड पोर्शन के अलावा जितना और भी कंटेंट है वो सभी ऑस्मोलैलिटी के नाम से जाना जाता है। प्रीवियस एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा भी गया है कि ब्लड की नॉर्मल ऑस्मोलैलिटी होती कितनी है, तो आप बता सकते हैं 275 से लेकर 295 के बीच में। और इसको मेजर करने के लिए MOSM पर केजी यूनिट का यूज किया जाता है। दिस इज द नॉर्मल ऑस्मोलैलिटी ऑफ द ह्यूमन ब्लड। अगर आपको किसी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाए तो आपकी जो ऑस्मोलैलिटी है वो बढ़ जाएगी, यानी बॉडी में डिहाइड्रेशन के समय लिक्विड की मात्रा कम होगी तो जो कंटेंट है ब्लड सेल्स हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, तो हम कह सकते हैं कि ऑस्मोलैलिटी बढ़ गया है। और अगर आपकी बॉडी ओवर हाइड्रेटेड हो जाती है, यानी आपकी बॉडी में एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर मौजूद है, फ्लूइड मौजूद है, तो इस समय जो अदर सब्सटेंसेस हैं उनकी मात्रा एज कंपेयर टू फ्लूइड कम हो जाएगी, तो हम कह सकते हैं कि ऑस्मोलैलिटी डिक्रीज हो गई है। हमारी बॉडी के अंदर जैसे फ्लूइड की मात्रा अवेलेबल होती है उस हिसाब से ये ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्शन लेते हैं और ब्रेन से एडीएच हार्मोन की मात्रा को कम या ज़्यादा सिक्रीट करवाते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के द्वारा एडीएच हार्मोन सिक्रीट किया जाता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन सिक्रीट किया जाता है और ये हार्मोन बॉडी में यूरिन के प्रोडक्शन को कंट्रोल करके रखता है। अगर ओवर हाइड्रेशन है तो ज़्यादा करवा देगा, डिहाइड्रेशन है तो कम करवा देगा। तो एडीएस सिक्रीट करना है या नहीं, इसका जो ऑर्डर है वो ऑस्मो रिसेप्टर्स के थ्रू हाइपोथैलेमस द्वारा दिलवाया जाता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट हम ओपियोइड ग्रुप की मेडिसिन के बारे में बात करेंगे, जो कि एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। ओपियोइड ग्रुप की मेडिसिन एग्जाम्पल हम लेंगे मॉर्फिन का। इस नाम को आप सभी जानते हैं, मॉर्फिन सल्फेट। इसके अलावा हॉस्पिटल में ट्रामाडोल आपने इस्तेमाल किया होगा, ये भी एक ओपियोइड ग्रुप की मेडिसिन है। पैंक्रियाटाइटिस वाले पेशेंट में मेपेरिडिन दिया होगा, ये भी ओपियोइड ग्रुप की मेडिसिन है। ओपियोइड ग्रुप की जितनी भी मेडिसिन होती हैं वो क्लाइंट के सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर जाकर एक्ट करती हैं, जिसके कारण क्लाइंट की जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाती है और क्लाइंट में जो सिम्टम्स आ रहे होते हैं वो ठीक होने लगते हैं। जैसे कि क्लाइंट अगर बहुत ज़्यादा रेस्टलेस है, बेचैन है, तो उसकी रेस्टलेसनेस कम हो जाती है क्योंकि उसकी एक्टिविटी रिलीज़ हो जाती है। क्लाइंट में कुछ सिडेशन जैसा इफ़ेक्ट आने लगता है, क्लाइंट में पेन रिलीफ़ होने लगता है। इसके अलावा क्लाइंट में कुछ
अच्छी फीलिंग्स डेवलप होती हैं, जिसे आप यूफ़ोरिया कहते हैं कि उसे आनंद फ़ील होने लगता है इस मेडिसिन को देने के बाद। इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि आँखों की पुतलियाँ सिकुड़ने लगती हैं, जिसे मियोसिस कहते हैं। क्लाइंट में रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है, यानी उसके जो साँस लेने की क्षमता है वो कम होने लगती है, रेस्पिरेटरी रेट कम होने लगती है। इसके अलावा क्लाइंट को कॉन्स्टिपेशन जैसी सिचुएशन भी इन मेडिसिन्स के बाद देखने को मिलती हैं। यहाँ पर हमने मॉर्फिन ड्रग की बात की थी, और ये मेडिसिन जो है, अगर किसी क्लाइंट को हार्ट अटैक आया है, मायोकार्डियल इंफ्राक्शन हुआ है, तो वहाँ पर ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में इस्तेमाल की जाती है। इस ड्रग को जब भी हम क्लाइंट को देते हैं, तो ये हमारे हार्ट की एक्टिविटी को रिड्यूस करके ऑक्सीजन की डिमांड को कम करवा देती है, और क्लाइंट में हो रहा सीवियर चेस्ट पेन कुछ कम होने लगता है। अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि भई एमआई के केस में हम मॉर्फिन सल्फेट क्यों देते हैं, तो आप कह देना सीधा सिंपल सा कि इस ड्रग के द्वारा हार्ट मसल्स पर एक्ट करके ऑक्सीजन की डिमांड को कम करवा दिया जाता है, जिससे क्लाइंट के सिम्पटम्स ठीक होने लगते हैं, इसलिए हम इसे प्रेस्क्राइब करते हैं। दिस इज़ द मेन रीज़न। एनाल्जेसिक पर्पज़ से नहीं देते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई, ऑक्सीजन डिमांड को कम करने के लिए ये मेडिसिन दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ Kernicterus occurs when bilirubin reached more than। इनमें से बिलिरुबिन का लेवल हमारे शरीर में कितना होने पर कर्निक्टरस कंडीशन कहलाएगा? 20 mg पर डीएल से ज़्यादा, 15 mg पर डीएल से ज़्यादा, 10 mg पर डीएल से ज़्यादा, या फिर 25 mg पर डीएल से ज़्यादा? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। अगर किसी भी बच्चे में, किसी भी पर्सन में बिलिरुबिन का लेवल 20 mg पर डीएल से ज़्यादा हो जाता है, तो ये कंडीशन कर्निक-टरस के नाम से जानी जाती है। क्या कहलाती है? कर्निक-टर्स। कर्निक-टर्स कंडीशन को हम एक और नाम से भी जानते हैं, ये है आइक्टरस नियोनेट्रम। इसे आइक्ट्रस अ, आइक्ट्रस नियोनेट्रम, कर्निक्टरस कह दीजिए, या फिर आइक्ट्रस नियोनेट्रम कंडीशन कह सकते हैं आप इसे। इसमें जो बिलिरुबिन का लेवल है वो 20 mg से ज़्यादा हो जाता है, और इसके अंदर ब्रेन प्रभावित होने लगता है। ब्रेन फंक्शन डिक्रीज़, यानी ब्रेन के जो फंक्शंस हैं वो सही तरीके से काम नहीं कर पाते, तो ये कंडीशन ब्रेन को अफ़ेक्ट करती है। अगर किसी क्लाइंट के अंदर जॉन्डिस होता है, या थोड़ा बहुत बिलिरुबिन का लेवल बढ़ता है, जिसे आप हाइपर बिलिरुबिनीमिया कह सकते हैं, ये बेसिकली लीवर को प्रभावित करती हैं ये कंडीशंस। लेकिन 20 mg पर डीएल से ज़्यादा होना बहुत हाई लेवल है बॉडी में, और ये फिर कर्निक्टरस या आइक्ट्रस नियोनेट्रम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय कोल्ड स्टरलाइजेशन? इनमें से कोल्ड स्टरलाइजेशन का क्या मीनिंग होता है? स्टरलाइजेशन अंडर अ टेम्परेचर रेंज ऑफ 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड, 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर अगर हम स्टरलाइज करें किसी चीज को, तो वो कोल्ड स्टरलाइजेशन है। या फिर डिसइंफेक्शन यूजिंग डिसइंफेक्टेंट, हम डिसइंफेक्टेंट सब्सटेंस का इस्तेमाल करते हुए किसी चीज को डिसइंफेक्शन करें, तो वो कोल्ड स्टरलाइजेशन है। या फिर स्टरलाइजेशन डन अंडर माइनस डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, स्टरलाइजेशन माइनस डिग्री टेम्परेचर पर करना कोल्ड स्टरलाइजेशन है। या फिर ऑप्शन डी, ये सभी। ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। देखिएगा, हम बात करते हैं स्टरलाइजेशन की। स्टरलाइजेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री करना, चाहे वो हार्मफुल हो या नहीं। किसी भी चीज को किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस के बिना कर देना स्टरलाइजेशन है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्टरलाइजेशन का जो बेस्ट मेथड है वो कौन सा है,
तो आप बताएंगे ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेविंग करके हम किसी भी इक्विपमेंट को पूरी तरह से साफ कर सकते हैं, ऑलमोस्ट 100% विदाउट एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब्सटेंस हो जाता है। लेकिन ऑटोक्लेव करते समय हम हॉट स्टीम का यूज करते हैं, गर्म पानी से बनी भाप का इस्तेमाल करते हैं, और ऐसे इक्विपमेंट जो कि गर्मी से खराब हो सकते हैं वहां पर इस ऑटोक्लेव प्रोसीजर को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जैसे कि बहुत सारे रबड़ से बने इक्विपमेंट्स होते हैं, वहां पर हम इस ऑटोक्लेव नहीं कर सकते। तो अब इस प्रकार के इक्विपमेंट्स को यदि हमें साफ करना है, स्टरलाइज करना है, बिल्कुल 0% माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री करना है, तो इसके लिए हम कोल्ड स्टरलाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। कोल्ड स्टरलाइजेशन टेक्निक के अंदर हम क्या करते हैं, हम इक्विपमेंट को किसी भी केमिकल के अंदर कुछ समय के लिए डुबोकर छोड़ देते हैं, जिससे वो पूरी तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री हो जाता है। जैसे मान लीजिए एंडोस्कोपी प्रोसेस के बाद आप एंडोस्कोप को 2% ग्लूटाल्डिहाइड सॉल्यूशन के अंदर डिप करके छोड़ देते हैं, और कुछ समय बाद आप इसे जब बाहर निकालते हैं तो ये पूरी तरह से स्टरलाइज हो जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई आदि नहीं बचता। तो ये तरीका जो है कोल्ड स्टरलाइजेशन मेथड कहलाता है। डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हुए किसी भी चीज को डिसइंफेक्ट करना, इन्फेक्शन से फ्री करना, कोल्ड स्टरलाइजेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a patient is admitted with a non-healing surgical wound. Which nursing action is most effective in preventing a wound infection? किसी पेशेंट में सर्जरी के बाद जो वुंड बना था वो हील नहीं हो रहा है, भर नहीं रहा है। इस प्रकार के पेशेंट को हैंडल करते समय इन्फेक्शन से बचाने हेतु सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है? यूजिंग स्टेराइल ड्रेसिंग सप्लाई, suggesting dietary supplements, applying antibiotic ointment, performing careful hand hygiene. वुंड इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल काफ़ी नहीं है, ना ही सिर्फ डाइटरी सप्लीमेंट से इसे कवर किया जा सकता है। अगर आप स्टेराइल ड्रेसिंग आदि का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ स्टेराइल ड्रेसिंग वुंड इन्फेक्शन को रोक नहीं सकती। मान लीजिए ड्रेसिंग्स तो स्टेराइल हैं, लेकिन आपने उसे कंटेमिनेटेड हाथों से यूज़ करके क्लाइंट में इस्तेमाल किया, तो ये हेल्पफुल नहीं होगा। सबसे बेस्ट तरीका है आपको अपने हैंड हाइजीन को मेंटेन करना होगा। डब्ल्यूएचओ कहता है स्टेराइल टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए, हैंड हाइजीन को मेंटेन करते हुए आप किसी भी क्लाइंट में वुंड इन्फेक्शन को रोक सकते हैं, क्रॉस इन्फेक्शन के ट्रांसमिशन को रोक सकते हैं। सो ऑप्शन डी, हैंड हाइजीन को मेंटेन करना इज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अपकमिंग एम्स नॉरसेट एग्जाम। यहाँ से इमेज बेस्ड क्वेश्चन या फिर सिंपल क्वेश्चन फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। What you will find in the second stage of pressure ulcer at sacral area? अगर आपका पेशेंट लंबे समय से हॉस्पिटल में एडमिट है और खुद से मूवमेंट नहीं कर पाता, अब इस पेशेंट के अंदर लगातार बेड पर रहने के कारण सैक्रल एरिया में बेड सोर्स हो गए हैं, प्रेशर अल्सर हो गए हैं, डेक्यूबिटस अल्सर हो गए हैं। आपको ये बताना है कि प्रेशर अल्सर को देखकर उसमें कौन सी फाइंडिंग के मिलने पर आप ये बताएंगे कि ये स्टेज सेकंड का प्रेशर अल्सर है। प्रेशर अल्सर के बारे में सिंपली एक बात को समझिएगा। प्रेशर अल्सर को हम टोटल 4 स्टेजेस के अंदर, 4 कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं, और ये चारों स्टेजेस यहाँ पर मेंशन की गई हैं। इनमें से आपको कौन सा पॉइंट सेकंड स्टेज के
प्रेशर अल्सर या बेड सोर के होने को बताता है, ये सेलेक्ट करना है आपको। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपके लिए कर दिया है। सबसे पहला स्टेटमेंट कहता है कि जिस जगह पर बेड सोर हुआ है, वहाँ पर पार्शियल थिकनेस स्किन लॉस हो, तो ये सेकंड स्टेज है। ऑप्शन बी कहता है क्लाइंट में प्रेशर अल्सर की जगह पर बोन और टेंडन विजुअलाइज हो रहे हैं, तो क्या ये सेकंड स्टेज है? ऑप्शन थ्री फुल थिकनेस स्किन लॉस प्रेजेंट है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर किसी क्लाइंट के अंदर फर्स्ट स्टेज का बेड सोर होता है, तो उस जगह पर जो स्किन है वो बिल्कुल भी कटी फटी नहीं होती। सिर्फ स्किन को टच करने पर अल्सर वाली एरिया की स्किन का टेम्परेचर आसपास की दूसरी स्किन की तुलना में ज़्यादा मिलता है। स्किन को देखने पर वो रेड दिखाई देती है। पेशेंट में उस एरिया को टच करने पर पेन होता है। ये इस तरह से आप इसे स्टेज 1 प्रेशर अल्सर को आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। यहाँ पर मोटी बात ये है कि स्किन जो है इंटैक्ट होती है, यानी कटी-फटी नहीं होती। सेकंड डिग्री के बारे में अब आप बताएँ? यस, एग्ज़ैक्टली आप बिल्कुल सही हैं। अगर क्लाइंट की बेड सोर वाली जगह पर एपिडर्मिस सबसे ऊपर होती है, फिर उसके नीचे डर्मिस होती है। अगर एपिडर्मिस हट गई है, डर्मिस का भी काफ़ी हिस्सा हट चुका है, तो ये पार्शियल थिकनेस का बर्न कहलाएगा, पार्शियल थिकनेस का अल्सर कहलाएगा और ये ही स्टेज सेकंड ही है। यही स्टेज सेकंड है। तो यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, इट इज़ अ सेकंड स्टेज प्रेशर अल्सर। और सेकंड स्टेज के प्रेशर अल्सर को आप एक तरह से और आइडेंटिफाई करते हैं, बर्न के केस में इसके अंदर ब्लिस्टर्स बनते हैं। अगर किसी जगह पर ब्लिस्टर्स मौजूद हैं, तो वो सेकंड डिग्री बर्न के अंदर क्लासिफाई करवाया किया जाएगा। ये प्रीवियसली पूछा गया है, इसलिए मैंने यहाँ इसे मेंशन किया, अदरवाइज इट इज़ अ डिफरेंट थिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ऑप्शन बी के अंदर दिखा गया है कि अगर क्लाइंट में प्रेशर सोर इतना ज़्यादा बड़ा हो जाए कि उसकी हड्डी और टेंडन्स तक दिखाई देने लगे, यानी बहुत गहरा घाव बन चुका है, तो इसे आप स्टेज 4 का बेड सोर कहेंगे। इट इज़ फोर्थ स्टेज बेड सोर कंडीशन। और अब मान लीजिए फुल थिकनेस स्किन लॉस है, तो इस कंडीशन को आप थर्ड स्टेज प्रेशर सोर बेड सोर के नाम से जानते हैं। सीधी सीधी यही लैंग्वेज आपको लिखी मिलेगी। फुल थिकनेस स्किन लॉस किस कैटेगरी का अल्सर बताइए, पार्शियल थिकनेस स्किन लॉस किस कैटेगरी का प्रेशर सोर है बताइए। इस तरह से सिंपल लैंग्वेज होगी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, you are assessing a patient of acute pancreatitis for the complication of paralytic ileus. The key symptom indicating this complication is, आपको सिंपली पैंक्रियाटाइटिस वाले पेशेंट में पैरालाइटिक इलियस कंडीशन होने पर कौन सा सिम्टम देखने को मिलेगा, ये बताना है। रिकरेंट वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, इनएबिलिटी टू पास फ्लैटस, वाटरी डायरिया। पैरालाइटिक इलियस, नाम पर गौर करिएगा, नाम से काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएँगी। पैरालाइटिक इलियस, पैरालाइटिक वर्ड कहीं न कहीं आपको पैरालाइसिस से रिलेटेड नहीं लग रहा, और इलियस पार्ट जो है इलियम या इंटेस्टाइन से रिलेटेड नहीं लग रहा। यस, ये इसी से संबंधित है। अगर किसी क्लाइंट के अंदर उसकी इंटेस्टाइन काम करना बंद कर दें, नॉट ड्यू टू एक्चुअल physical obstruction, but the obstruction is due to not working muscles and nerves, it is called paralytic ileus condition। एक बार फिर से समझिएगा डायग्राम के थ्रू से। मान लीजिए ये क्लाइंट की इंटेस्टाइन है, ये क्लाइंट की आते हैं। अब एक कंडीशन तो ये होती है कि इस इंटेस्टाइन में कोई फीकल मैटर आकर जम जाए, जिससे कि ये इंटेस्टाइन
पूरी तरह से चौक हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। अब जो फीकल मैटर है वो आगे एनस की तरफ नहीं जा पाएगा, तो क्लाइंट स्टूल पास नहीं कर पाएगा, तो ये हो गई नॉर्मल कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है? अब मान लीजिए क्लाइंट की इंटेस्टाइन तो बिल्कुल ओपन है और यहाँ पर फीकल मैटर भी मौजूद है, लेकिन ये फीटल फीकल मैटर आगे एनस तक पास नहीं हो पा रहा है, बिना किसी एक्चुअल ऑब्स्ट्रक्शन के, तो ये कंडीशन पैरालाइटिक इलियस कहलाती है। यहाँ पर जो फीकल मैटर को आगे मूवमेंट कराने वाली पेरिस्टालसिस मूवमेंट है, वो नहीं हो पा रही है, क्योंकि इंटेस्टाइन के इस हिस्से में पाए जाने वाली नर्व सेल्स और मसल्स अपना काम नहीं कर रही हैं, ये पैरालाइज्ड हो गई हैं, और इस कंडीशन के होने पर ना तो पर्सन आगे स्टूल पास कर पाएगा और ना ही गैस पास कर पाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी को हम सही मानेंगे। अगर पर्सन एब्डोमेन एरिया में बनी गैस को पास नहीं कर पा रहा है, फ्लैटस को पास नहीं कर पा रहा है, तो ये कंडीशन पैरालाइटिक इलियस कंडीशन के होने को बताती है। होपफुली दिस इज क्लियर नाउ। एक चीज और नोट करिएगा, ऑपरेशन के बाद पैरालाइटिक इलियस कंडीशन बहुत कॉमनली क्लाइंट्स में देखने को मिलती है। ऑपरेशन के बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है एटेलेक्टेसिस, और डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन होता है पैरालाइटिक इलियस कंडीशन। और जब भी आप पेशेंट में जब ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट शुरू हो जाए, तभी कुछ सॉलिड सब्सटेंस खाने के लिए दीजिएगा। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने अपकमिंग नर्सिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह के रेगुलर वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक।